नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में हम फिर से 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ठीक वैसा ही मॉडल पेपर लेकर आए हैं जैसा पीएनपी आपसे परीक्षा में पूछती है। प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के जो टॉपिक वाइज वीडियो है उनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, -125/216, इसका घनमूल क्या होगा? तो घनमूल निकालने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि 125 किसका घन है, 216 किसका घन है। तो 125 होता है 5 का घन और 216 होता है 6 का घन। अब यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर घन में माइनस लगा हुआ है तो घनमूल में भी माइनस ही होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा -5/6। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी यदि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो? तो ध्यान से देखिए, ये आपका शंकु है, ठीक, और ये आपकी ऊंचाई हो गई और ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो तिर्यक ऊंचाई ही पूछा जा रहा है। ऊंचाई ये आपको 4 दे रखी, ये आपकी 3 दे रखी है, तो ये आपको बताना है। देखो जनरली चाहे तो कुछ चीज़ें याद कर लो, रट्टा मार लो। जब भी किसी समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ही तो बनता है शंकु में, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या, इन तीनों के मध्य में समकोण त्रिभुज बनता है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि ये जो आपकी तिर्यक ऊंचाई यानी कर्ण इसको बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका लंब होता है, लंब का स्क्वायर प्लस ये आपकी जो त्रिज्या है ये है आधार, तो आधार का स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इनका जो जोड़ा बनता है 4 3, तो ये सदैव 5 ही आता है। चाहे आप इसको करके भी देख सकते हैं। जैसे कर्ण का स्क्वायर आपको नहीं पता है तो लंब का स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर प्लस आधार आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 16 9 25। और जब यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा और ये 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो ये जनरली कुछ जोड़ियाँ होती हैं, वो जोड़ी आप याद कर लो, 4 3 5। तो अगर ये दिया हो 5 दिया हो और 4 ये पूछे तो ये आपका 4 निकलेगा, ये आपका 3 निकलेगा। ये सब जनरल फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक और, जैसे एक ये बहुत मशहूर जोड़ा 3 4 5 का है पाइथागोरस प्रमेय में, और एक और होता है जो आपका होता है 6 8 और 10 का। ये जैसे ये आपका 10 हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज समझिए इसको, और ये 6 और ये 8। तो ये जनरली याद रखिएगा, बार बार आपको पूरा सलूशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ऊंचाई 4 दे रखी है और त्रिज्या आपकी दे रखी है 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो 5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है x² -64 इक्वल टू 0। यहाँ पर x का मान क्या होगा? तो 64 को उस तरफ ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये √64 हो जाएगा। अब √64 ये किसका होता है, 64 किसका वर्ग होता है? तो ये 8 का वर्ग होता है, और वो 8 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? तो जब भी स्क्वायर कर रहे हैं तो वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत लोग हो सकता है कि केवल 8 लगा दें, लेकिन ये गलत हो सकता है अगर आपको ऑप्शन में ये भी दे रखा है। अगर ये दे रखा है तो यही टिक लगाइए, और अगर ये नहीं दे रखा है तो आप कुछ भी टिक लगा सकते हैं, यानी प्लस का 8 टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 14 12 15 30 19 16 की मध्यिका ज्ञात करो। सबसे पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं आरोही क्रम में। 6 12 15 16 14 छूट गया, 6 12 14 15 16 और 19 और 30, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, ठीक है।
अब ये देखिए यहाँ पर ये आपका 0 है। तो अब यहाँ पर हमने इसको आरोही क्रम में लगा दिया है। अब यहाँ पर चूंकि n की संख्या 7 है यानी ये विषम है, तो अब ये इसका सूत्र होता है n+1/2वां पद। लेकिन ध्यान देना, जब भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए तो आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आरोही क्रम में लगाओ और गिनती कर लो कि कौन है, सम है कि विषम है। अगर ये सम निकल रहा है, मान लो जो 7 है तो 7 है, तो 7 में जो बीचों बीच वाला होगा वही आपकी मध्यिका होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 3 अगर इधर छोड़ दे, 3 इधर छोड़ दे, तो ये बीचों बीच में 15 बच रहा है, तो यही आपकी मध्यिका निकल के आ जाएगी। ठीक है, और बाकी आप सूत्र लगा कर भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। n 7 है, 7 + 1 8, 8/2 यानी चौथा पद। तो चौथा पद इनमें से कौन सा, 1 2 3 4, चौथा पद यही आ रहा है 15, तो आपको 15 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, sin a = 2/5 cos a = 3/5, तो tan की वैल्यू निकालो। देखो tan जो होता है वो sin/cos, ये इसका सूत्र होता है। अगर यहाँ a है तो सब में a रख देते हैं, अगर यहाँ 30 होता तो सब में 30 होता। क्लियर। तो यहाँ पर sin a की वैल्यू बता रहे हैं 2/5 और cos a की वैल्यू बता रहे हैं 3/5, तो 5 कट गया, आंसर आपका 2/3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा यदि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, 2πr/h। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, r आपका दे रखा है यानी त्रिज्या 6 दे रखी है, h यानी ऊंचाई 14 दे रखी है। तो 7 दूना 14 ये कट गया, 22 दूना 44 गुणे 6 दूना 12, 44 गुणे 12 करेंगे तो आपका 12 चौको 48, 4 हासिल, 12 चौको 48, 4 52, 528 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चूँकि वक्र पृष्ठ जो होता है वो क्षेत्रफल होता है, तो वो आपका वर्ग सेंटीमीटर में निकलेगा। अगर आयतन होता तो घन सेंटीमीटर में निकलता। वृत्ताकार तालाब का परिमाप 132 मीटर है, तो तालाब का व्यास ज्ञात करो। देखो कोई वृत्ताकार तालाब है, इसका जो परिमाप दे रखा है वो 132 दे रखा है। अब इसका व्यास पूछ रहे हैं, तो व्यास कैसे निकलेगा। तो व्यास आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है व्यास। यहाँ पर सेंटर यानी केंद्र है इसका। अगर हम इस केंद्र से परिधि तक कोई लाइन खींचे तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी त्रिज्या। लेकिन अगर इसी लाइन को और बढ़ाकर हम दूसरी तरफ परिधि से मिला दें, यानी यहाँ से ये लेकर सेंटर से होते हुए यहाँ तक जाए, परिधि की एक तरफ से शुरू हो और सेंटर से होते हुए दूसरी तरफ चली जाए, तो ये जो पूरी लाइन होगी ये व्यास कहलाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और त्रिज्या जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, यानी सेंटर से आपकी परिधि तक। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का जस्ट डबल होगा। ठीक है, ये आपका दुगना होगा। व्यास जो होगा त्रिज्या का डबल होता है। अब यहाँ पर इतना समझ गए। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। वृत्ताकार तालाब का परिमाप, जो आपका परिमाप का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है 2πr। ठीक, और परिमाप कितना दे रखा है, 132 मीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझने वाली है, ये जो आपका 2r है यही आपका, अगर हम इसको लिख दें 2r तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका व्यास ही है। क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो हमारे पास बचा केवल पाई को उस साइड भेज देते हैं, 132 बटे, अब पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 22 छक्का और 6 सत्ते 42। तो यहाँ पर व्यास जो निकल के आया वो आया आपका 42 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बड़ी ही आसानी से सब कुछ एकदम आसान तरीके से मैं करके आपको बता रहा हूँ, बच्चा भी समझ जाए। अगला क्वेश्चन है 3x² + 10x + 8 = 0। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर 0 लगा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है हल करो। अगर लिखा होता गुणनखंड तो इसके गुणनखंड करके छोड़ देते हैं। देखिए ये 8 है और ये 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 3 24। अब 10 को हमें ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 24 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर 10 आ जाए। तो ये पता करने के लिए हमें इन दोनों के गुणनफल का आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 8 3 24, 24 का गुणनखंड कर लो, 12 6 3
ये आ गया। ठीक, अब हमें इन नंबरों की हेरा फेरी करके हमें वो नंबर निकालना है जिनका गुणा करने पर तो 24 आएगा ही आएगा, लेकिन अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से नंबर लें कि साथ में जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाए। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 6 ये वाला और ये वाला 4, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो आपका 6 4 10 आ जाता है, और इन्हीं दोनों को गुणा कर दें तो आपका 24 आ जाता है। यानी 6 और 4 वो दोनों संख्याएं हमें मिल चुकी हैं। देखिए 3x स्क्वायर 6x प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। 10x को हमने 6x प्लस 4x में तोड़ दिया है। अब यहाँ से जो कॉमन मिल जाए बाहर कर लो। 3x कॉमन मिल सकता है यहाँ से, तो 3x यहाँ से कॉमन लेंगे बचेगा x, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो x तो निकल चुका है, 6 बचा, 3 दूना 6, x प्लस 2, और यही उठाकर हम इधर रख देते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर है प्लस का 4x, तो जब x यहाँ ले चुके तो बचेगा केवल प्लस का 4। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 4, ये 3x प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको 0 के बराबर रख देते हैं। 3x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x इक्वल टू -2 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से ये 4 उस तरफ जाएगा -4, x यहाँ 3 हटेगा तो -4/3, तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ आ गई हैं। एक में आया है -4/3, दूसरे में आया है -2। इस तरह ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूरा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है 768 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। देखो, जब भी गुणा करें या फिर भाग करें तो जो संख्या है 768 है जैसे मान लो, तो आप इसका वर्गमूल निकालो। पूर्ण वर्ग पूछ रहा है ना, तो वर्गमूल निकालो। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, अगर गुणा या भाग है तो हमेशा हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौको 8। अब यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर से 2 से करो, 2 9 18 और 2 छंग 12, फिर से 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 8 16, 24, 12, 6, 2 3 और 3। ठीक, अब ये चीज़ आपके समझ में आ गई, ये आपके गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, किस संख्या से गुणा किया जाए। तो यहाँ पर सबके हम क्या कर लें, हर के ये जितने भी हैं सबके जोड़े बना लें। इसका जोड़ा देखो बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या से अगर हम गुणा कर दें, यानी इस 3 का भी जोड़ा बना दें, तो हमें पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, तभी ये वर्ग बन पाएगा। तो यहाँ पर हमने ये 3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस 3 को ही हम आंसर डिक्लेयर कर देंगे। तो 768 में 3 से यदि गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा, तो आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। अब आपको ये बताना है इसका मान क्या होगा। देखो 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा। 1 प्लस यहाँ पर देखो 10 45 की वैल्यू 1, तो 10 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो 1 - 1/0 और 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर जब भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज़ 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 10वें का 0। अगला क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज बहुत बार बताया है, कोई नई बात नहीं है। यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों, चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर हों, तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। इसकी विशेषता ये है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो उन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये 2 विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अगर यही दोनों आप लिख दोगे तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा।
अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने, राम और श्याम की आय का अनुपात 4:3 है, उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि दोनों 5,000 की बचत करते हैं तो दोनों की आय ज्ञात करो। देखो ध्यान से कि मान के चलो अगर आप 5,000 रुपये कमाते हैं, 5,000 हटा देते हैं, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे, यहाँ पर मान चलो 8,000 ले लेते हैं, ठीक। अगर आपकी सैलरी 8,000 है और अगर आप उसमें से 3,000 खर्च कर देते हैं, ठीक, ये आपका हो गया खर्चा और ये हो गई सैलरी। अब जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा वही आपकी बचत होती है, ठीक है। 8,000 आपकी सैलरी आई, 3,000 आपने खर्चा कर दिया, तो आपकी बचत कितनी हो गई? 5,000। इतना तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले से होगा। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। आय का अनुपात 4:3 है, तो हम यहाँ पर x मान के चलते हैं। तो राम और श्याम की आय का अनुपात 4x और उसकी श्याम की हो जाएगी 3x, ठीक। अब इनके व्यय का अनुपात 2:1 है, तो इनका व्यय कितना हो रहा है? 2, इसका हो रहा है 1। तो जो उसने कमाया यानी उसकी जो आय है उसमें से व्यय अगर घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें इनकी बचत मिल जाएगी। 4x माइनस 2x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? हाँ ठीक है, 2x आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। दोनों में 2x आ रहा है और इस 2x की वैल्यू क्वेश्चन के मुताबिक 5,000 है, क्योंकि वो दोनों कितने कितने की बचत कर रहे हैं? 5,000 की बचत कर रहे हैं। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 5,000। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5,000 डिवाइड बाई 2, 2,500। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2,500। ये जो आपकी थी सैलरी यानी आय थी किसकी? राम की, और ये आय थी आपकी श्याम की। तो राम की आय बराबर 4x था, 4x में हम x की वैल्यू रखेंगे 2,500। तो ये 25 गुणे 4, ये 10,000 रुपये किसकी आय हो गई? राम की आय 10,000 हो गई। और इसके बाद श्याम की आय निकालेंगे। श्याम की आय ये कितनी थी? 3x थी, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2,500 आई थी, 25 तियाँ 7,500। तो ये आपने देखा कि राम की आय कितनी आ गई? 10,000। श्याम की आय कितनी आ गई? 7,500। तो इस तरह आपने देखा बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। x² माइनस 16 इक्वल टू 48। यहाँ पर x का मान आपको ज्ञात करना है। नीचे कमेंट में बताइए कि इसका मान क्या होगा। x² माइनस 16 इक्वल टू 48, यहाँ पर x का मान क्या होगा। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिया 16 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा यदि पहिए की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो। तो देखो एक पहिए की त्रिज्या दे रखी है और पूछ रहे 16 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो पता लगा लें। तो एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितना कि पहिए की परिधि होगी। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, ठीक है, गोल चीज़ लीजिए, जैसे मान लो ये है आपका, ठीक, ये एक तरीके से पहिए इसको मान लो। तो मान के चलो कि जब ये चलना शुरू करेगा, ये आपकी ज़मीन है, ठीक, तो इस जगह से चलना शुरू कर रहा पहिए के इस पॉइंट से। जब ये आगे बढ़ता जाएगा और जब यही पॉइंट नीचे टच होगा दोबारा, जब ये चलना शुरू करेगा तो ये पॉइंट उठता फिर आगे जाके कहीं पर यही पॉइंट आगे टच करेगा ज़मीन में। तो इस पॉइंट से लेकर जहाँ भी टच करेगा उस पॉइंट तक वो जो दूरी होगी वो एक पहिया एक चक्कर में चल पा रहा है, और वो दूरी होगी जो वृत्त की परिधि होगी, यानी इस पहिए की परिधि होगी, ठीक है। और परिधि का फॉर्मूला आपको मालूम है कि 2πr। तो इसी फॉर्मूले के दम पर ही हम इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। पहिए की परिधि बराबर 2πr होता है। तो 2π की वैल्यू 22/7, r यहाँ पर दे रखा है 28, तो 7 चौको 28। तो ये आप देख लीजिए 22 दूना 44
गुणे 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 176 आकी परिधि आ गई, 176 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चक्कर की तो दूरी मिल गई, एक लिखेंगे यहाँ पर, एक चक्कर में दूरी तय करता है बराबर 176 सेंटीमीटर। तो 16 चक्कर में दूरी तय करेगा 176 गुणे 16। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 गुणे 176 कितना आंसर आएगा आप बता सकते हैं या फिर मैं ही बता देता हूँ, 2816। तो ये आपका आ गया 2816 सेंटीमीटर। ठीक है, 176 चल रहा है एक चक्कर में, तो 16 चक्कर में चलेगा आपका 2816 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 36 बार फेंका गया, सम अंक 9 बार ऊपर आया, तो विषम अंक ऊपर आने का प्रतिशत। तो पासे को फेंका गया, कितने बार फेंका गया? 36 बार। सम अंक ऊपर आया, कितने बार सम अंक ऊपर आया? 9 बार। तो विषम अंक ऊपर आएगा बराबर 36 में 9 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 25, ठीक, सॉरी 27 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? विषम अंक कितने बार ऊपर आ रहा है? 27 बार ऊपर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा विषम अंक ऊपर आने का प्रतिशत। तो विषम अंक कितने बार आ रहा है? 27 बार आ रहा है, और टोटल कितना है? 36 बार। इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 चौक 36, 9 तियाँ 27, 4 से इसको काटेंगे 25, अब ये 25 और 3, 25 तियाँ 75, ये आपका आंसर आ गया 75%। विषम अंक ऊपर आने का जो प्रतिशत है वो है 75%। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने 15वां, ये जो चतुर्भुज दे रखा है वो परफेक्ट चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो ये सब लिखना पड़ेगा आपको ताकि 2 नंबर आसानी से मिल सकें। जितना अच्छा से आप वहाँ लिख देंगे कॉपी में, उतना एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा और आपको अच्छे से नंबर देगा। तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 होगा, ये आप लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपके सामने एंगल A प्लस एंगल C ये सम्मुख कोण हैं, इनको जोड़ के 180 के बराबर कर दो। एंगल A x दे रखा है, एंगल C 2x दे रखा है, x और 2x जोड़ेंगे 3x आ जाएगा, 3x इक्वल टू 180। ये 3x 3 से मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो एंगल A तो आपका 60 निकल के आ गया, एंगल C आपका 2x है यानी 60 इंटू 2 इक्वल टू 120। तो एंगल A 60 यानी 60 डिग्री और एंगल C आपका 120 डिग्री निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 98 का गुणनखंड करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तीनों में कुछ कॉमन मिल सकता है और वो नंबर है 2। तो 2 को सबसे पहले कॉमन निकाल लो क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड करने हैं। तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 28 में भी 2 निकल जाएगा तो ये बचेगा 14x। 98 में 2 जब निकलेगा 2 4 जा 8, 2 9 जा, ठीक है। तो ये आपका 2 बाहर हो गया। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 49 में इसमें 1 है इसके साथ, तो 49 इंटू 1 करेंगे तो 49 ही आएगा। अब 14x को, इस वाले 14x को 2 पार्ट में तोड़ना है
कि गुणा करने पर तो 49 आए, जोड़ने या घटाने पर 14 आ जाए। तो वो नंबर कौन से हो सकते हैं? 7 सत्ते 49 और 7 और 7 को जोड़ देंगे तो 14 आएगा, तो वही यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, x² माइनस 7x माइनस 7x, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का लग जाएगा, 7 7 14x प्लस 49। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन मिल सकता है? x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x आएगा माइनस 7x में x कॉमन ले लिया, बचेगा 7। ठीक, यही सेम टू सेम उठाकर यहाँ रख देते हैं, x माइनस 7 और बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ पर है माइनस का 7 और हम x ले चुके हैं इससे, तो बचेगा केवल माइनस का 7। ठीक, अब आपके सामने देखिए ये x है, ये माइनस 7 है, तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और ये वाला x माइनस 7 एक ब्रैकेट में। तो ये आपके सामने इसके गुणनखंड हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 17वां, a इक्वल टू 1 3 5 4, b इक्वल टू 4 5 6 8। देखिए a यूनियन b कैसे निकलेगा? a यूनियन b में हम सारे नंबर्स लिखेंगे, बस कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे 1 3 4 5 6 और 8। ठीक, और a इंटरसेक्शन b में हम क्या लिखेंगे? वो नंबर लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, जैसे 5 और 4 इसमें भी, 5 और 4 इसमें भी है, तो 4 और 5 ये आपका a यूनियन b में a इंटरसेक्शन, इसको कहेंगे इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो 4 और 5 ये वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, और ये a यूनियन b यानी ये सारे नंबर्स लिखने होते हैं, बस कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मध्यिका ज्ञात करना है। पद और बारंबारता आपको दे रखी है, तो इसके लिए हमें जब टेबल बना के दी हो तो आपको भी टेबल बनानी पड़ेगी, पद और बारंबारता, और एक और आपको अलग से कॉलम खींचना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 15 16 17 18 19। 15 की है 2 बारंबारता, 4 7 5 और 3। अब यहाँ पर 2 का 2 लिख दीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 5 18, 18 और 3 21। n की वैल्यू आ गई 21, ये जो लास्ट में बचता है यही n है, और 21 आपका क्या है? ये विषम है। ठीक, ये चीज़ आपको याद हो गई, मतलब पता चल गया n की वैल्यू कितनी? 21, और 21 जो है विषम। अब विषम मध्यिका है, मध्यिका का फार्मूला दूसरा होगा, और अगर सम संख्या है n तो उसका फार्मूला दूसरा होता है। अब विषम का फार्मूला होता है आपका n + 1/2। तो n आपका 21 है, तो 21 + 1 यानी 22/2, यानी 22/2 यानी 11वां पद। तो 11वां पद कैसे पता चलेगा? 11 के जस्ट आसपास का नंबर देखिए, ये है आपके 11 के जस्ट आसपास का नंबर 13। ठीक है, तो इसी के सामने का जो पद होगा वही आपकी मध्यिका होगी। तो इस क्वेश्चन में मध्यिका बराबर हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई? मध्यिका। उम्मीद करता हूँ इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाइए। और इससे रिलेटेड 4th सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उनको भी ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।